Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे। एवरी मंडे हम एसटी डिस्कशन करते हैं और मंडे आ चुका है, 11 AM हो चुका है। हम लोगों का जनरल अवेयरनेस के पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। एसटी ये आपकी ऑफलाइन होती है, आप सभी को पता है, आपकी ब्रांचेस में ऑफलाइन एसटी होती है और इस एसटी का डिस्कशन एवरी मंडे होता है। आपका ऑफलाइन एसटी ये ब्रांच में होती है, आप सभी एसटी देते हैं। जो लोग एसटी नहीं दे रहे हैं वो देना शुरू करें, और जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप उसको एनालिसिस भी करें। एसटी देना और उसका एनालिसिस करना ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एसटी दे रहे हैं, उसका एनालिसिस करते चल रहे हैं, तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एसटी का डिस्कशन। एसटी 09 है ना, जनरल अवेयरनेस के पार्ट का डिस्कशन। क्वेश्चन 76 नंबर से शुरू होते हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 76 से 100 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे क्या आंसर होने वाले हैं और क्या उनका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर कोई पॉइंट कनेक्ट हो रहा है तो ऐसा क्या पॉइंट है जो और कनेक्ट होगा, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, व्हाट डज द एसेट टर्नओवर रेशियो मेजर। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या मापता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, एफिशिएंसी इन यूजिंग एसेट टू जनरेट रेवेन्यू, एसेट एक्वाजिशन स्पीड, या फिर एसेट डेप्रिसिएशन रेट। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, वही आंसर आप यहां पर बताएंगे। जो एसटी में आपने आंसर किया था, अपने एक्चुअल स्पीड टेस्ट जब आपने दिया था, क्या आंसर किया था बताएं, है ना। और फिर हम लोग चलेंगे, आंसर भी देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि क्या होने वाला है। फटाफट से आंसर करें आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलिए, वेरी गुड, चलते हैं आंसर की तरफ। फटाफट से आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा डियर, इफिशियंसी इन यूजिंग एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है आपका, इफिशियंसी इन यूजिंग एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या मापता है भाई? इफिशियंसी मापता है किसकी? रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, वो जो एसेट हमारा है वो कितनी, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करने की उसकी क्या इफिशियंसी है, उसको यहां पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या मापता है? इफिशियंसी इन यूजिंग एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेम एज वेल एज the asset turnover ratio indicates how successfully a company utilizes its assets to generate sales or revenue. asset turnover अनुपात बताता है कि कोई कंपनी बिक्री या राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्ति का कितनी सफलतापूर्वक उपयोग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे भाई। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या मापता है? तो इफिशियंसी यूजिंग एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड, एसिड टेस्ट पूछ रहा है डियर। एसिड टेस्ट अनुपात का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर एसिड टेस्ट रेशियो? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, और फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एसिड टेस्ट रेशियो, व्हाट इज अनदर नेम फॉर एसिड टेस्ट रेशियो? व्हाट इज अनदर नेम फॉर एसिड टेस्ट रेशियो? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्विक रेशियो। दैट इज, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई। एसिड टेस्ट अनुपात को त्वरित अनुपात के रूप में भी जाना जाता है, जो किसी संगठन की त्वरित परिसंपत्तियों का उपयोग करके अपनी वर्तमान देनदारियों का भुगतान की क्षमता को मापता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। acid test ratio is also known as the quick ratio, measuring an organization's ability to pay its current liabilities using quick asset। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा।
क्लियर है इतना? चलो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द फॉर्मूला फॉर एसिड टेस्ट रेशियो इन्वॉल्व? एसिड टेस्ट अनुपात के सूत्र में क्या शामिल है? एसिड टेस्ट अनुपात का जो फॉर्मूला है, एसिड टेस्ट अनुपात के सूत्र में क्या शामिल है? व्हाट डज द फॉर्मूला फॉर एसिड टेस्ट रेशियो इन्वॉल्व? एसिड टेस्ट अनुपात के सूत्र में क्या शामिल है? क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्विक लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, क्विक लायबिलिटीज, क्विक लायबिलिटीज या करंट एसेट, या फिर करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स। फटाफट बताएंगे आप सभी क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप सभी, और लिंक को एक बार जरूर शेयर कर देंगे जिससे और भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो सकें और फाइनली एसटी का एनालिसिस के साथ वो समझ सकें कि राइट आंसर क्या है और क्या इसका एक्सप्लेनेशन होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। भाई क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द फॉर्मूला फॉर एसिड टेस्ट रेशियो इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। भाई एसिड टेस्ट अनुपात का सूत्र जो होता है, त्वरित परिसंपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित किया जाता है। यानी जो त्वरित परिसंपत्तियां हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, है ना, करंट लायबिलिटीज हैं, उनको वर्तमान देनदारियों से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो क्विक एसेट डिविडेंड्स हैं उनको करंट लायबिलिटी से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है। क्लियर है इतना? क्विक एसेट डिविडेंड्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है व्हाट इकोनॉमिक रिसोर्स इज कंसीडर्ड एन एसेट? किस आर्थिक संसाधन को संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन है आपके लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेब्ट या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस आर्थिक संसाधन को संपत्ति माना जाता है? किस आर्थिक संसाधन को संपत्ति माना जाता है? लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेब्ट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। व्हाट इकोनॉमिक रिसोर्स इज कंसीडर्ड एन एसेट? तो फटाफट से बताएंगे आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था, आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था, उस आंसर की तरफ चलेंगे, फिर हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। व्हाट इकोनॉमिक रिसोर्स इज कंसीडर्ड एन एसेट? राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। भाई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, किस आर्थिक संसाधन को संपत्ति माना जाता है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को आर्थिक क्या एन एसेट माना जाता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को। ठीक है, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेब्ट, ये तो सब ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कंसीडर्ड एन एसेट। एसेट के रूप में किसको देखा जाता है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को। एज वेल एज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बात बोल रहे हैं। भाई एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट अ कंपनी ओन और कंट्रोल एंड आर एक्सपेक्टेड टू जनरेटेड फ्यूचर बेनिफिट। जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट करेगा। अब जैसे हम फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो भाई फाइनेंशियल एसेट क्या हो जाते हैं बताइए? फाइनेंशियल एसेट में क्या आएगा? फाइनेंशियल एसेट में हो गया आपका, आपने बैंक में एफडी की हुई है, एफडी हो गया, है ना, आपके बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, जो आपके पास है, आपके शेयर्स हो गए, ये कैसे एसेट्स हैं? फाइनेंशियल एसेट्स हैं, है ना, फाइनेंशियल एसेट्स हैं। लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्स इज कंसीडर्ड एन एसेट ओवरऑल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रेस्पेक्ट कैंपेन। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, रामनाथ कोविंद हैं, जगदीप धनखड़ साहब हैं, दीपक कुमार हैं या फिर अमित शाह हैं। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आपने आंसर किया था अपनी एसटी में, जब आपने इस एसटी को दिया था अपनी ब्रांच में, तो आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था? फटाफट से आप सभी बताएंगे, बिना किसी देरी के आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ साहब ने काइंडली इसका क्या किया? उद्घाटन किया था। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या पॉइंट है भाई। अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रेस्पेक्ट कैंपेन इनॉग्रेटेड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट अ लॉन्ग पैन इंडिया कैंपेन है। हमारा संविधान हमारा सम्मान टू कॉमेमोरेट 75th ईयर ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक इन न्यू दिल्ली। भाई 75th हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया फाइनली, उसी के मौके पर फाइनली इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ साहब ने किया। डायरेक्टली आपको वन लाइनर पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which city is set to
became the new host for the Spanish Formula 1 Grand Prix from 2026? कौन सा शहर 2026 से स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का नया मेजबान बनने के लिए तैयार है? बार्सिलोना है, मैड्रिड है, वेलेंसिया है, या फिर सिविली है, या फिर बिलबाओ है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। आपने अपनी एसटी में जब दी थी, आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का? फटाफट से आप सभी बताएंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है मैड्रिड। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, मैड्रिड। एक्सप्लेनेशन देखें तो मैड्रिड 2026 से स्पेनिश F1 GP ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान शहर बनने के लिए क्या है? तैयार है। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मैड्रिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्क्यू बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इन अयोध्या? अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा बनाई जा रही मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद रहमतुल्लाह, मस्जिद रहमान, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद अल फारूक, मस्जिद अल नूर। ठीक है, तो फटाफट बताएं आपने क्या आंसर किया इस क्वेश्चन का, है ना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्क्यू बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF इन अयोध्या? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, है ना? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए एसटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी ही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर सक्सेस सिलेक्शन की पूछा जाए तो सिलेक्शन की क्या है? एसटी देना और उसका एनालिसिस करना। ठीक है, और अपनी जो वीकनेस है उनको एनालिसिस करके उन पर काम करना, और अपनी वीकनेस को आप कम करते जाएंगे। अपने आप ही आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी उनको ओवरकम करते जाएंगे, अपनी वीकनेस को, और आप इंप्रूव करते जाएंगे। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ऑप्शन थर्ड आपका, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड मॉस्क्यू इन अयोध्या स्टार्टिंग दिस मे। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इस मई में अयोध्या में एक भव्य मस्जिद का निर्माण शुरू करने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है ना? तो ऑप्शन थर्ड आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मस्जिद का नाम ध्यान रखना है, IICF का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द इंडिया ओपन 2024 इन बैडमिंटन? बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ताई तुजू यिंग, कैरोलिना मारिन, या फिर दैचनोक इंटेनोन। फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। Who won the women's single title at the Indian Open 2024 in बैडमिंटन? बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फटाफट बताएंगे आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, और फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे पूरा ओवरऑल। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल आ जाएगा ताई तुजू यिंग। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ताई तुजू यिंग। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल ओलंपिक वर्ष में बैडमिंटन प्रेमियों ने चीनी ताइपे की दिग्गज खिलाड़ी हैं ताई तुजू यिंग ने असाधारण प्रदर्शन किया, और फाइनली इंडिया ओपन 2024 का टाइटल जो है वुमेन्स सिंगल का टाइटल जो है वो इन्होंने विन किया है। वुमेन्स सिंगल का टाइटल इन्होंने विन किया है, वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज अनाउंस्ड द यूपी गौरव सम्मान अवार्ड इन 2023? 2023 में यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है आपके, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद, धर्मेंद्र प्रधान, या फिर आनंदी बेन पटेल। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं भाई। यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी गई है, और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? फटाफट बताएं। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो गया योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दो प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु
और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है? भाई योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है, यूपी गौरव सम्मान की घोषणा की गई। और ये सम्मान की घोषणा बताइए कब की गई थी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूपी जब अपना स्थापना दिवस मनाता है तभी इस सम्मान की घोषणा की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। और भाई ये कब था बताओ भाई, फटाफट से बताओ। 24 जैन, ऑप्शन मैं आपको दे दूं, 24 जैन, 21 जैन, ऑप्शन बी 22 जैन, ऑप्शन सी 24 जैन हो गया, ऑप्शन डी 23 जैन, और ऑप्शन ई भी हो गया 25 जैन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू। 21 से लेकर 25 तक आपका आ गया है ना। और ये दो लोगों को सम्मान दिया गया है, आपके साथ डिटेल में हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया था। भाई आप लोग मॉर्निंग सेशन में आते हो कि नहीं? अगर आते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हो तो आना शुरू करो। मॉर्निंग सेशन जो सुबह 7 बजे होता है, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में, अगर आप वहां से नोट्स वगैरह करंट न्यूज के क्रिएट करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, प्रख्यात वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु, और प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रितु, और इसके साथ ही आपके उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अगर हम बात करें तो रेनाउंड एंटरप्रेन्योर है नवीन। ठीक है, इनको यूपी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्लियर इतनी बात? चलो डिटेल में हम, अगर आप मॉर्निंग क्लासन में आओगे तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और आंसर्स भी कर पाओगे। आपके एसटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डेली सेशन में मॉर्निंग कनेक्ट होना पड़ेगा। लाइव सेशन सुबह 7 बजे होता है, कनेक्ट हुआ करें, वहां से चीजें सीखें। और मात्र वो एक सेशन नहीं, बहुत सारी चीजें होती है इस सेशन में। आपके साथ लास्ट डे हाईलाइट होते हैं, करंट रिकैप होता है, करंट न्यूज डिटेल में डिस्कस की जाती है, स्टैटिक पार्ट भी रहता है, विन अनाउंसमेंट भी रहता है, टुडे क्विज क्वेश्चन भी आपको मिलता है, रैपिड फायर राउंड भी होता है, बहुत सारी मैक्सिमम कंपाइल्ड सेशन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप एक बार आकर देखेंगे तो फाइनली आप बहुत ही अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिसेंटली लॉन्च द बुक टाइटल असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन इन गुवाहाटी असम। हाल ही में असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्व शर्मा, या फिर अरूप कुमार दत्ता है, या फिर लचित बरफुकन है? फटाफट बताएंगे आप सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है। लचित बरफुकन की एक प्रतिमा भी बनाई गई है फाइनली, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए असम के जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने मोदी जी को बुलाया है। ये इनॉग्रेशन हमें मार्च में देखने को मिल जाएगा, आई होप, है ना। तो ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नामक एक पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट से आप सभी बताएंगे क्या आंसर आपने अपने एसटी में किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में किया था। ठीक है, चलो भाई बताओ फटाफट से, चले आंसर की तरफ। चलिए, तो राइट आंसर यहां पर है अमित शाह। भाई अमित शाह जी ने जो है इस पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। आपको ध्यान रखना है ना। लचित बरफुकन साहब ने बहुत, आप ईयर भी आपके साथ डिस्कस हुआ है, मॉर्निंग सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था। ये ब्रेव हार्ट रहे हैं क्योंकि जब आतताइयों का आतंक था आसाम पर, फाइनली उन्होंने आक्रमण किया, तो फाइनली इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया। और उस युद्ध का क्या नाम है अगर आपको पता है तो फाइनली फटाफट आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, देख लेते हैं क्या है। भाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च द बुक टाइटल असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में किया गया है विमोचन। द इवेंट ग्रेस्ड बाय असम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे, एंड अदर डिग्नेटरीज रहे, टुक प्लेस एट द श्रीमंत शंकरादेव कलक्षेत्र इन गुवाहाटी पंजाबरी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह कार्यक्रम असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुवाहाटी के पंजाबरी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ। पंजाबरी के श्री शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है और राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच इंडिजीनियस डेट
variety from the arid region of Kutch in Gujarat recently received the geographical indication GI टैग। गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की किस देसी खजूर किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? गिर केसर, कच्ची खारेक, या फिर अल्फांसो, या फिर अनबारा, या फिर मेदजोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीआई टैग से आ रहा है, डायरेक्टली करंट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये आपकी एसटी में रहा था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया था? गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र में किस देसी खजूर किस्म को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है? तो बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे क्या बताते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चले तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका कच्ची खारेक। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं भाई। गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र में देसी खजूर की किस्म कच्ची खारेक को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक दिया गया है, टैग से सम्मानित किया गया। यह सम्मान गिर केसर आम के बाद कच्ची खारेक को गुजरात के दूसरे फल के रूप में मान्यता देता है, जिसे इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया गया है। भाई कच्ची खारेक, ये कच्ची खारेक नाम ध्यान रखना है। ये जो है एक खजूर की एक प्रकार की किस्म है, खजूर की एक प्रकार की किस्म है, और ये दूसरा जो है फल के रूप में मान्यता मिली है इसको, कच्ची खारेक को। इससे पहले आपकी किसको मिली है? गिर केसर आम को। गिर केसर आम को इससे पहले मिल चुकी है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। गिर केसर आम को इससे पहले मिल चुका है और अब मिला है कच्ची खारेक, जो कि खजूर की एक प्रकार की क्या है, किस्म है, प्रजाति है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वेयर हैज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बीन हेल्ड? भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपके देखिए दिए हुए हैं। इंडिया न्यू दिल्ली, किर्गिस्तान बिश्केक, अफगानिस्तान काबुल, हिमाचल प्रदेश, इंडिया के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, या फिर कजाकिस्तान के अलमाटी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करेंगे भाई। क्या आंसर रहने वाला है? वेयर हैज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बीन हेल्ड? चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, इंडिया के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। अब देखो कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, बताइए खंजर एक्सरसाइज जो है ये हमारी किस कंट्री के साथ होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि खंजर एक्सरसाइज जो होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। कौन सा एडिशन था भाई? तो ये 11th एडिशन था। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था। ये बहुत सारे पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहां पर तो पूछा है कहां पर हुई है, एडिशन पूछ देगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए, किस कंट्री के साथ होती है वो भी पता होना चाहिए। इस तरह से पूछ देगा, बताइए खंजर एक्सरसाइज जो होती है ये हमारी किस कंट्री के साथ होती है, या इंडिया की किर्गिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम बताइए, तो ऑप्शन में सारे एक्सरसाइजेज आ जाएंगे। आई होप बिल्कुल आप समझ रहे होगे, यानी यही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आपका पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन टू द पॉइंट बिल्कुल रहेगा। आपको पता है तभी आप कर पाओगे, नहीं पता है तो आप गेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हो गया। 22 जनवरी से 3 फरवरी तक होने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों के विशेष बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। डेट भी आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन अब ये हो चुका है तो फाइनली, है ना, तो डेट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं, फ्यूचर में होने वाले होते हैं, उनकी डेट इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक फाइनली आयोजित किया गया। 11वां एडिशन था, है ना, 11th एडिशन था। क्लियर है इतनी बात? तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 5th टू सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून? हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है भाई? चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान या फिर इंडिया? फटाफट बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यूज में रहा था, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था मॉर्निंग सेशन में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है। यहां पर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जापान। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश कौन है? इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, आप सभी को पता है। और फाइनली यहां पर 5वां देश बन गया है कौन? जापान बना है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई।
एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहे हैं, जापान हैज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट in space exploration by becoming the fifth country to successfully soft land a spacecraft on the moon. The Smart Lander for investigating moon SLIM Smart Lander for investigating moon, ठीक है, touched down near the Scioli crater south of the lunar equator, utilizing precision technology that allowed it to land closer to its target site than any previous mission. जापान ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून सटीक तकनीकी का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में शियोली क्रेटर के पास उतरा, जिसने इसे अपनी किसी भी पिछले मिशन की तुलना में अपने लक्ष्य स्थल के करीब उतरने की अनुमति दी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, लक्ष्मी प्रिया who received the Prime Minister's Child Award excels in which dance style? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्राप्त लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य शैली में पारंगत है? ऑप्शन आपके हैं भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर कथकली। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, है ना। और बिल्कुल न्यूज में रहा था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए गए, है ना, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिए गए। अच्छा, ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए बताओ भाई, है ना। आपको लगेगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए होंगे, जी नहीं। ये अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा दिए गए बाल पुरस्कार? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, कितने बाल कलाकारों को दिए गए? 19, और उनमें से एक है लक्ष्मी प्रिया भी हैं, जिनको किस नृत्य शैली के लिए मिला है ये आपको बताना है फटाफट से, है ना। तो बताइए फटाफट क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में इस क्वेश्चन का। हम लोग चलेंगे फिर इसके आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई यहाँ पे कुचिपुड़ी। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी भाई डांस फॉर्म है, किस राज्य का डांस फॉर्म है फटाफट से आप सभी बताएंगे। चलेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ। भाई पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया फ्रॉम हनुमाकोंडा was the only girl from तेलंगाना। तेलंगाना से बिलोंग करती है भाई। देखो ये प्लेस भी इनका पता होना चाहिए किस जगह से बिलोंग करती है, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करती है ना, तेलंगाना से बिलोंग करती है। तेलंगाना who was selected for the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 award for her outstanding performance in कुचिपुड़ी डांस अंडर आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। तेलंगाना से बिलोंग करती है, लक्ष्मी प्रिया है। 19 बाल पुरस्कार दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए थे राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच एस्पेक्ट ऑफ क्रिकेट विल द स्टॉप क्लॉक रूलिंग प्राइमरली इंपैक्ट? स्टॉप क्लॉक नियम मुख्य रूप से क्रिकेट के किस पहलू को प्रभावित करता है? बैटिंग स्ट्रेटजी, फील्डिंग टेक्निक्स, बॉलिंग स्पीड, ओवर रेट्स या अंपायर डिसीजंस? स्टॉप क्लॉक नियम बताएं, फटाफट से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का फटाफट से आप सभी को बताना है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है ना। आपने क्या आंसर किया था आप बताइए, आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा यहां पर ओवर रेट्स। ओवर रेट्स ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। स्टॉप क्लॉक नियम दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। अगर गेंदबाज मैच के दौरान 3 मौकों पर 60 सेकंड के भीतर नया ओवर शुरू करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। भाई स्टॉप क्लॉक रूल विल रिमेन इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक अप्लाई रहेगा। Bowlers will face a penalty if they fail to start a new over within 60 seconds on 3 occasions during the match। ठीक है, यानी कंटिन्यू 3 मौकों पर ऐसा वो करते हैं, लगातार 3 बार अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आ रहा है भाई, हु वॉन द लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स इन 2023 में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेर्क, सर्जियो पेरेज, लेविस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन सॉरी, मैक्स वेस्टैपेन या फिर लैंडो नॉरिस? फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, है ना। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने विन की है? 2023 में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? बताएं क्या आंसर किया था भाई, फटाफट बताओ,
फटाफट से आंसर करें, एसटी देना शुरू करो जो लोग नहीं दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन देखने बिल्कुल आया करो, एक्सप्लेनेशन फाइनली आपके आंसर्स पता चलते हैं और इसके साथ ही आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी पता चलते हैं, है ना। मॉर्निंग सेशन किया करो, मॉर्निंग सेशन में अगर आप लोग नहीं आते हैं तो मॉर्निंग सेशन में आया करें जो सुबह 7 बजे होता है, मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है मैक्स वेस्टहैपन, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, मैक्स वेस्टहैपन। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैक्स वेस्टहैपन इमर्ज्ड ऑन टॉप आफ्टर बीटिंग फेरारी राइवल चार्ल्स लेक्लेर्क एंड रेड बुल टीममेट सर्जियो पेरेस एट द एंड ऑफ एन एक्शन पैक्ड लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। एक्शन से भरपूर लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स के अंत में फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर और रेड बुल टीम के साथ ही सर्जियो पेरेस को हराकर मैक्स वेस्टहैपन शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स सैफरन। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र को केसर के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? लद्दाख वैली, पहलगाम, गुलमर्ग, किश्तवाड़, जम्मू सिटी। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, बिल्कुल बताएंगे फटाफट से। फटाफट से बताएं। ठीक है, फटाफट से आंसर करें, क्या आंसर होने वाला है इसका। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या है? किश्तवाड़। ठीक है डियर, बिल्कुल न्यूज में रहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने इसको क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था मॉर्निंग क्लास में। किश्तवाड़। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में उगाए जाने वाले किश्तवाड़ केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। किश्तवाड़ सैफरन grown and cultivated in the Kishtwar region of Jammu and Kashmir has been granted the prestigious geographical indication GI tag by the Geographical Indication Registry। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही न्यूज में रहा था, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, चले नेक्स्ट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8। कौन से देश नॉर्डिक बाल्टिक 8 का हिस्सा हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे या फिर स्वीडन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड थाईलैंड है, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा या फिर रोमानिया है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप सभी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर दिया इसका ऑप्शन सेकंड है आपका, है ना। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8 कंप्राइजेस डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, सारे कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं। फाइनली जो ऑप्शन में है वही है सेम एज वेल एज, और कुछ एडिशनल पॉइंट नहीं है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है नॉर्डिक बाल्टिक 8 देशों में कौन से देश आते हैं। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, who facilitated the negotiations between Israel and Hamas। इजराइल और हमास के बीच बातचीत को किसने सुगम बनाया है? यूनाइटेड नेशंस, कतर, यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट या फिर यूरोपियन यूनियन। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। टाइम क्या, आपने जो अपनी एसटी में आंसर किया था आप बताएं फटाफट से कि आपने क्या आंसर किया था, और हमें आपको चेक करना होगा कि वो आंसर आपका सही है या रॉन्ग, है ना, सही हुआ है या गलत। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा यहां पर कतर। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कतर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, कतर हो जाएगा। ठीक है, कतर प्लेड अ क्रूशियल रोल प्ले किया इसने
ब्रोकरिंग द नेगोशिएशंस बिटवीन इजराइल एंड हमास। भाई जो भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं वॉर जैसी कंडीशन चल रही है, तो किसी कंट्री को तो मध्यस्थता करनी पड़ेगी जिससे इस युद्ध को, वॉर को क्या किया जा सके, रोका जा सके, खत्म किया जा सके, क्योंकि वॉर कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती, लेकिन जो चीजें हैं उनको हमें पीसफुल, शांति के तरीके से खत्म करना चाहिए, है ना। तो वहां पर मध्यस्थता जो इजराइल और हमास के बीच में चल रही है चीजें, उसको लेकर किसने, कतर ने मध्यस्थता करने की बात की है ना। क्लियर है इतनी बात। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु ऑफिशियली लॉन्च्ड द इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस IRRA। देखो अब यहां पर ये जो एब्रिविएशन आया है, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा इसका, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस, ठीक है। प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया। ऑप्शन आपके दिए हुए, रतन टाटा, मधुभाई पुरी बूच, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी या फिर अरुण जेटली। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया। फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने क्या किया था, पहले तो आप बताओ फटाफट से, फिर हम लोग चलेंगे बिल्कुल आंसर की तरफ, है ना। बहुत ही न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर किसने लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च किया है किसने, मधुभाई पुरी बूच ने। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बूच ने बीएसई में आधिकारिक तौर पर IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चेयरपर्सन है किसके, सेबी के। और सेबी के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, सेबी क्या है, रेगुलेटर है किसका, कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, है ना। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है भाई, रेगुलेटर की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सेबी की बात करें तो सेबी एक्ट कब आया था, तो सेबी एक्ट भाई 1992 में आया था, आप सभी को पता है सेबी एक्ट कब आया, 1992, ठीक है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, कुछ रेगुलेटर्स की भी बात कर लेते हैं, पता होने चाहिए डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल सी बात है। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का रेगुलेटर कौन है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर हम बात करें पेंशन फंड्स का रेगुलेटर कौन है भाई, पेंशन फंड का रेगुलेटर कौन है, PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है भाई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है एडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडाई, है ना। पेंशन फंड्स का PFRDA, टेलीकॉम इंडस्ट्री का ट्राई, मनी मार्केट का RBI, है ना। कैपिटल मार्केट का सेबी। कैपिटल मार्केट दैट इज, कैपिटल मार्केट का मतलब जो मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जहां पर आती हैं, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मतलब कई बार आपको बताया है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज दैट इज मोर देन 1 ईयर, ऐसी सिक्योरिटी जो 1 साल से अधिक की होती हैं, मोर देन 1 ईयर। और मनी मार्केट दैट इज लेस देन, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती हैं यहां पर, कैसी सिक्योरिटीज आती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। क्लियर है इतनी बात सभी को, आई होप आप सभी को इतना पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो यहां पर जो आंसर था वो तो हमारा ऑप्शन सेकंड था, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे एडिशनल पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किए जिनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की अगर हम बात करें तो भाई इसका इंडेक्स क्या होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बताओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50, है ना, निफ्टी 50। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंसेक्स, ठीक है। ये क्या है, इंडेक्स है।
जैसे इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए दो तरह के इंडेक्स कौन कौन से, मेनली डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, दो इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स होते बहुत सारे हैं लेकिन मेनली दो इंडेक्स होते हैं इन्फ्लेशन को पता करने के लिए, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम किस पे फॉलो करते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, 2019-20। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, 2011-12। ठीक है, बेस ईयर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, बेस ईयर जो है अपडेट हो चुके हैं, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट कवर सेक्टर्स दैट डू नॉट मीट द आइडियाज स्टैंडर्ड्स। भाई एफएटीएफ की ग्रे सूची में वे क्षेत्र शामिल हैं जो विचार के मानकों को पूरा नहीं करते। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, या फिर प्रोलिफरेटिंग फाइनेंसिंग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, है ना। तो फटाफट बताएंगे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, ग्रे सूची में वे क्षेत्र शामिल हैं जो विचार के मानकों को पूरा नहीं करते। तो बताइए फटाफट क्या आंसर होने वाला है यहां पर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम एफएटीएफ की बात करें तो आप सभी ने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। एफएटीएफ दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। एफएटीएफ दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करता है ना। अब तो फिर आंसर ही हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा बोलूंगा, है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ग्रे सूची में वे क्षेत्र शामिल हैं जो विचार के मानकों को पूरा नहीं करते। कौन से मानकों को भाई पूरा नहीं करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं कि आपने क्या आंसर किया था, फटाफट से बताएं। राइट आंसर निकल कर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। यानी देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई कंट्री कर रहा है भाई, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का ये काम करता है ना। प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग, तो फाइनली तीनों ही पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एफएटीएफ जो है भाई ये दो तरह की लिस्ट जारी करता है, एक होती है ग्रे लिस्ट, ठीक है, एक होती है ग्रे लिस्ट, ये सबसे वर्स्ट लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें, और फिर दूसरी आपकी होती है एक ब्लैक लिस्ट, है ना। इनिशियल स्टेज में किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, जब इसके बाद भी वो और भी कंडीशन वहां पे हाई रिस्क हो जाती है तो फिर वो ग्रे लिस्ट में आता है। जब रिस्क होती है तो ब्लैक लिस्ट में होता है, हाई रिस्क होती है तो ग्रे लिस्ट में जाता है, ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। FATF grey list consists of jurisdictions that do not meet the organization's AML, CFT and proliferation financing standards, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच कंट्री हैज बीन हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 2024। 2024 में किस देश को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है। ऑप्शन है आपके सामने, ब्राजील, चाइना, इंडिया, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है, आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में जरूर बताएं और फटाफट से बताएं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका इंडिया। भाई 2024 में किस देश को अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है, तो सौंपी गई है अपने प्यारे भारत को, ठीक है, अपने प्यारे इंडिया को। चलिए देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है। भाई भारत 2024 में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024 की जो अध्यक्षता है वो इस बार किसको सौंपी गई है, भारत को सौंपी गई है, इंडिया को सौंपी गई है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच कंट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एड फ्रॉम द यूएस बिटवीन 2021 एंड 2023। 2001 से 2023 के बीच में किस देश को अमेरिका से सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया या फिर अपना प्यारा भारत। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, है ना, अपनी एसटी में आपने क्या आंसर किया था, फटाफट से आप सभी बताएंगे।
चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका इजराइल, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, डायरेक्टली रिपोर्ट आई फाइनली, उससे पता चला अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी। भाई देखो ओईसीडी आ गया और एफएटीएफ अभी कुछ टाइम पहले आया था, दोनों ही ध्यान रखो, दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां है भाई, पेरिस में है, और दोनों का हेडक्वार्टर एक ही बिल्डिंग में, मैं आपको बता दूं, अड़ोस पड़ोस में है बिल्कुल, है ना, यानी पेरिस में ही ओईसीडी का भी हेडक्वार्टर है और एफएटीएफ का भी। एफएटीएफ दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों ही फुल फॉर्म ध्यान रखने होंगे। According to the Organization for Economic Cooperation Development, the United States emerged as the foremost aid provider in Duran 22। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। OECD द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as the foremost aid provider in Duran 22। क्लियर है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्लोज्ड इट्स एम्बेसी इन इंडिया परमानेंटली, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया है? चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इजराइल। फटाफट आंसर करेंगे। देखो दूतावास बंद किया है, लेकिन कौन सा बिजनेस कॉर्पोरेट वाला दूतावास बंद किया है, मेनली एक्चुअल नहीं बंद हुआ है। ये आपके साथ डिटेल में हमने मॉर्निंग सेशन में भी डिस्कस किया था और वही क्वेश्चन यहां पर आया है। आपको पता है कंट्री कौन सी है, तो चलिए फटाफट बताइए आप, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद किया, बिजनेस वाला, भाई बिजनेस वाला बंद किया, एक्चुअल नहीं बंद हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं। नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ने प्राथमिक कारण के रूप में भारत सरकार से लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए आधिकारिक तौर पर इसे स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। बिजनेस वाला जो दूतावास था फाइनली वो क्या कर रहे थे, कॉर्पोरेट जो एम्बेसी थी फाइनली उसकी कुछ चीजें थी, चैलेंजेस थे, उनको फेस नहीं कर पा रहे थे फाइनली, इस वजह से उसको परमानेंटली क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ना। 76 नंबर क्वेश्चन से हमारे शुरू होते हैं और 100 नंबर क्वेश्चन तक रहते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लीला ओमचरी पास्ड अवे रिसेंटली, ही एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। भाई लीला ओमचरी का भी हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, किससे संबंधित हैं? जर्नलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं या नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना। तो ओबेचरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्टली किसी का भी निधन होता है इंपॉर्टेंट होता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। हाल ही में निधन हुआ है तो कोई अवार्ड अगर उनको मिला हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए भाई फटाफट क्या आंसर होने वाला है, आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का। फिर हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही किसकी तरफ, इसके आंसर की तरफ चलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी फाइनली देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भाई ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? तो ये फील्ड है सिंगर। भाई ये सिंगर हैं, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। लीला ओमचरी का हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो ये सिंगर हैं, सिंगिंग के क्षेत्र से जुड़ी हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फाइनली क्या आ रहा है। फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन है एंड अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन लीला ऑफ इंडिया क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक वर्ल्ड हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94 इन ओमचरी। भाई भारतीय शास्त्रीय एवं लोक संगीत जगत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार एवं निपुण संगीतकार लीला ओमचरी का भी हाल ही में निधन हुआ, 94 इयर्स ओल्ड, और फाइनली इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है सिंगर है। तो ये हमारा जो है 100 नंबर क्वेश्चन था फाइनली। अब हम इसी के साथ ही है ना, तो ये राइट आंसर यहां पर सिंगर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरह से क्या किया होगा, इस सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन एवरी मंडे आता है, आप सभी को इसमें कनेक्ट होना होता है। जो आप अपनी ब्रांच में एसटी देते हो, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन होता है फाइनली। जो जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन होता है वो मॉर्निंग 11 AM से शुरू होता है। फाइनली एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करें, एसटी देना शुरू करें अगर नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट देखें कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और एसटी जो लोग नहीं दे रहे हो भाई सुधर जाओ, एसटी देना शुरू कर दो। एसटी देना शुरू करो, एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करो, एनालिसिस करना शुरू करो, तभी आपका इंप्रूवमेंट आपके लिए निकल कर आएगा। और अगर मॉर्निंग सेशन में आप सभी नहीं आते हैं तो मॉर्निंग आना शुरू करें। सुबह 7 AM आपका करंट अफेयर का सेशन होता है, डेली लाइव होता है सुबह 7 बजे। तो फाइनली कनेक्ट हुआ करें उसमें, और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.